फटाफट करते चलते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। दिव्यम, अविका, सभी का स्वागत है। बृहस्पति कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताएं। बृहस्पति कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उमरिया जिले में आता है, पन्ना जिले में आता है, नीमच जिले में आएगा, या फिर देवास में आ जाएगा? तो कहां पे बृहस्पति कुंड आता है, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति कुंड जो आता है ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कौन से ऋषि का आश्रम था, तो यहाँ पे जो आपका था महर्षि बृहस्पति जी का यहाँ पे आश्रम था। और यहाँ पे जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम जी भी यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे साधुओं के साथ उन्होंने बैठ के बातें भी की थी, चर्चाएं भी की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे आता है आपका? ये खेड़ा एक पहाड़ी है, बस्ती है पन्ना जिले में, वहां पे बृहस्पति कुंड आता है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं उपनाम से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये कौन सी है बताएं। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, या दूधी नदी? फटाफट बताएं जल्दी से। और एक बार प्लीज सभी लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोग लगा लीजिए, है ना, इस क्लास के लिंक को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए क्लास से। ठीक है, तो नर्मदा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कौन सी है? ये तवा है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहां से निकलती है? तो ये भी आपका होशंगाबाद नर्मदापुरम से ही निकलती है। नर्मदा की टोटल जो सहायक नदियां हैं, टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो है ही। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1077 जो है एमपी में लंबाई है ना। 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो ये दाएं तट से 19 सहायक नदियां मिलती हैं इससे, और बाएं तट से 22 सहायक नदियां मिलती हैं। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये पूरे 22 नदियों के पूरा मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, पढ़ना हो तो। बाकी इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। राधे राधे सौरभ, रवि, सभी का स्वागत है क्लास में। अच्छा, क्लास को सभी लोग शेयर कर दिए हो, नहीं किए हो? आज सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए, फिर मैंने आपको कल आज ही की क्लास में पढ़ाया है, थ्योरी की क्लासेस में 2 बजे, एक जिला और एक उत्पाद के बारे में। तो एक क्वेश्चन इसका भी रखा हूं मैं। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इंदौर में किस उत्पाद को चुना गया है बताएं। आलू को, प्याज को, धनिया को, या फिर गन्ना को? ये आज के ही क्लास में दोपहर को 2 बजे मैंने पढ़ाया हुआ था। तो फटाफट बताएं इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। आलू को वर्ष 2023 के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। इंदौर का जो शुगर फ्री आलू होता है उसको चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। बाकी पूरी लिस्ट जो है आज ही मैंने दोपहर 2 बजे क्लास में कराया था, तो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, हाँ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो हाल ही में दिया गया है, इससे किसको सम्मानित किया गया है बताएं। अवनीश तिवारी को, चेतन शर्मा, रोहित पटेल, या पलक शर्मा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, फटाफट बताएं। तो ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सम्मानित किया गया है अवनीश तिवारी को। किसको किया गया है? अवनीश तिवारी को। और इनका डिटेल भी देख लेते हैं। तो सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और उनका थोड़ा डिटेल अगर देखें तो अवनीश जो है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक विशेष बालक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफलता ट्रैकिंग की है। इन्होंने वर्ष 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चन में रखा हूं, 5-6 क्वेश्चन हर क्लास में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला राम संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा बताएं। तो देश का जो पहला राम संग्रहालय है कहां पे बनेगा? चित्रकूट में, ओरछा में, अमरकंटक में, या फिर भोपाल में?
तो कहाँ पे बनेगा, फटाफट बताएं। गायत्री गुड इवनिंग, स्वागत है। तो ध्यान रखिएगा, देश का जो पहला राम संग्रहालय है ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका भोपाल में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आता है, तो हमने पढ़ चुका है कि रामायण कला संग्रहालय कहाँ पे आएगा, बताएं जल्दी से। तो रामायण कला जो संग्रहालय है ये आता है आपका ओरछा में। कहाँ पे आएगा, ओरछा में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं निवाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कारो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क स्थित है, बताएं। ठीक है, तो कारो पानी जो प्राकृतिक हिरण पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, डिंडोरी में आता है, उज्जैन में, देवास में, या फिर रीवा में। कारो पानी हिरण पार्क कहाँ पे आएगा, बताएं। बहुत अच्छी संख्या है आज की, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते चले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक हिरण पार्क जो आता है ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, डिंडोरी में आएगा, है ना। डिंडोरी में आता है, घुघुवा नामक स्थान के पास में आता है। और इसका डिटेल अगर देखना हो तो थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। तो डिंडोरी जिले के ग्राम कारोपानी के निकट ये स्थित है। ठीक, स्टेट हाईवे नंबर 22 है यहाँ पे, जो अमरकंटक की ओर जाता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। यहाँ पे कौन सा हिरण पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लैक हिरण और चित्तीदार हिरण की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे देखी जाती हैं। और कारोपानी श्याम मृग संरक्षित क्षेत्र है, श्याम मृग संरक्षित क्षेत्र है, जो डिंडोरी जिला मुख्यालय से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे कौन से हिरण पाए जाते हैं, श्याम हिरण पाए जाते हैं और चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। डिंडोरी के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं कौन कौन से हैं, तो घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म जो उद्यान है, फिर चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल है, कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क यहीं पे है, देवनाला इको पर्यटन केंद्र यहीं पे आ जाएगा, फिर दगोना जलप्रपात जो बुधना नदी पे आता है, नर्मदा की ही एक सहायक नदी है बुधना, तो ये दगोना जलप्रपात डिंडोरी में ही आता है। फेन अभ्यारण्य मंडला डिंडोरी दोनों में आता है। लक्ष्मण राम घाट, फिर किकरकुंड, मेहदवानी, सुआ जनजाति नृत्य जो होता है यहीं पे होता है। बिलगांव बांध भी कहाँ पे आता है, डिंडोरी में आता है। ये भी पूरा फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला है, भीलों में गांव की देखभाल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। भील जनजाति में जो गांव की देखभाल करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बताएं। भगत, पुजारो, कोटवार या इनमें से कोई नहीं। तो गांव की देखभाल जो करते हैं वो क्या कहलाता है, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भीलों में गांव की जो देखभाल करते हैं वो कहलाता है आपका कोटवार। क्या कहलाता है, कोटवार। और इसका पूरा लिस्ट भी देख लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे भगत कहलाता है, सबसे पवित्र व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाएगा, भगत। ठीक है, पुजारो जो उपचार करने वाला चिकित्सक होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें पुजारो कहते हैं। कोतवार गांव की देखभाल करने वाला क्या कहलाएगा, कोटवार कहलाएगा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। वेरी गुड, तैयारी काफी अच्छी है आप लोग की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है, बताएं। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है, इंदौर में, हनुवंतिया, होशंगाबाद या भोपाल। तो बताएं जल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जल महोत्सव जो मनाया जाता है ये हनुवंतिया में मनाया जाता है, ओंकारेश्वर खंडवा के पास में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इसको जल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सोलर पार्क भी बन रहा है ना, फ्लोटिंग सोलर पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, तैरता हुआ सोलर पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, एमपी गोवा कहलाता है ये। 2022 का जो तानसेन सम्मान मिला है ये किसको मिला है, पंडित गणपति भट्ट को, नित्यानंद हल्दीपुर को, सतीश व्यास को, ठीक है, या फिर आपका पंडित विद्याधर को। तो बताएं 2022 का तानसेन सम्मान किसको मिला है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2022 का जो तानसेन सम्मान मिला है
ये मिला है गणपति भट्ट जी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 2021 का मिला है नित्यानंद हल्दीपुर को, 20 का मिला है सतीश व्यास जी को, और फिर 19 का मिला है पंडित विद्याधर को। ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान रखना है, 2022 फिर 21 फिर 20 फिर 19। ठीक है, इसका लिस्ट भी अगर देखना चाहें तो लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कब से शुरू है तानसेन सम्मान, तो जो जब कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी उसी वर्ष तानसेन सम्मान की भी शुरुआत हुई थी। वर्ष 1980 से ये प्रारंभ हुआ है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये, और ये पूरी लिस्ट है। राशि कितनी दी जाती है, तो राशि 5 लाख की राशि दी जाती है कालिदास सम्मान में भी और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में भी दिया जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है एमपीजीके के, धीरे धीरे करके मैं पूरा करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट कराता चलूंगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कुंठार का किला है बताएं। तो किस जिले में गढ़कुंठार का किला आता है, निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में या सागर में। गढ़कुंठार का किला कहां पे आता है, फटाफट बताएं। राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा गढ़कुंठार का जो किला आता है ये कहां पे आ जाएगा, टीकमगढ़ में। कहां पे आ जाएगा ये, टीकमगढ़ में आता है। और इसका डिटेल अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एक गांव का नाम है गढ़कुंठार, यहीं पे एक किला है। ठीक है, ये एक रहस्यमय किला भी है और इसे महाराजा खेत सिंह खगार का किला के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पे आता है, टीकमगढ़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमपी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में एमपी का कौन सा शहर आता है, ये आपको बताना है। रतलाम, इंदौर, ग्वालियर या रायसेन। फटाफट बताएं कौन सी सिटी आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना, यूनेस्को ने टोटल 55 शहरों को इसमें शामिल किया है क्रिएटिव सिटीज में। पूरे वर्ल्ड में 55 शहरों का चयन किया है यूनेस्को ने, जिसमें से 2 शहर जो आते हैं ये भारत के आते हैं, और 2 में से एक शहर जो है हमारा एमपी का, वो कौन सा है, ग्वालियर। कौन सा है, ग्वालियर है। और दूसरा जो शहर है आपका भारत का आता है वो कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कोझिकोड। कौन सा है, कोझिकोड। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। टोटल पूरे विश्व में कितने शहरों को शामिल किया गया था, 55 में से 2 शहर भारत के थे और 2 में से एक कहां पे आ रहा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये फैक्ट पूरे ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये पूरी लिस्ट है आपकी। ठीक है, ये 2023 में 2 शहरों को शामिल किया गया है, ग्वालियर को और कोझिकोड को। ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है और कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में। इसके अलावा 2021 में शामिल किया गया था श्रीनगर को, 2019 में शामिल किया गया था आपका देखेंगे तो यहाँ पे हैदराबाद को, मुंबई को शामिल किया गया था 2019 में, फिर चेन्नई 2017 में, जयपुर और वाराणसी को 2015 में। तो ये भी लिस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। केवटी मध्य प्रदेश का किस जिले में स्थित है बताएं। केवटी जो आता है जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो एमपी में कहां पे आता है, भोपाल में, रीवा में, ग्वालियर में या फिर रीवा में। तो केवटी कहां पे आता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा केवटी जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये कहां पे आता है, तो ये रीवा जिले में आता है। और कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये महान नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, ये महान नदी पे स्थित है और रीवा में आ जाएगा। किसकी सहायक नदी है ये, टोंस की सहायक नदी, टोंस या तमसा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का ये 24वां बड़ा जलप्रपात है, 24th ये बड़ा जलप्रपात है। इसका डिटेल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इस पे। ठीक है, यह 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है और महान नदी पे स्थित है, जो तमसा नदी की क्या है, सहायक नदी है। मैंने पूरा आपको बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एमपी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है आपका। स्टैच्यू ऑफ वननेस के शिल्पकार कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ वननेस के शिल्पकार कौन है, रोहन चक्रवर्ती, भगवान रामपुरे, हरशंकर वर्मा या सौरभ पटेल। तो बताएं जल्दी से, स्टैच्यू ऑफ वननेस के शिल्पकार कौन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके जो शिल्पकार है, जो बनाने वाले हैं, ये कौन है, ये हो जाएंगे भगवान रामपुरे हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग।
तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पे आता है? स्टैचू ऑफ वननेस जो आता है ये आ जाता है आपका, कहाँ पे आ जाएगा? 108 फीट जो ऊंचा है आपका, मुख्यमंत्री चौहान जी द्वारा इसका क्या किया गया है? आपका अनावरण किया गया है, ओंकारेश्वर में आता है। और इसको क्या कहा गया है? अद्वैत धाम का नाम यहाँ पे दिया गया है। कौन सा है? अद्वैत धाम। और पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका क्या किया है? अनावरण किया हुआ था। इसके चित्रकार कौन है? तो ध्यान रखना, चित्रकार है वासुदेव कामत, और शिल्पकार कौन है? तो भगवान रामपुरे कौन है? इसके शिल्पकार हैं। ठीक है, तो यह मूर्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक वर्षों के है, यानी कि बाल स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है इनके। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए, कल किसी ने कमेंट किया हुआ था तो आज हमने इसका क्वेश्चन रख दिया है। डेक्कन की चाबी किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को, बड़वानी को, सागर को या रतलाम को? तो डेक्कन की चाबी किसे कहते हैं बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, डेक्कन की जो चाबी कहते हैं ये बुरहानपुर को या असीरगढ़ को डेक्कन की चाबी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी असीरगढ़ आपने जीत लिया तो फिर आपका दक्षिण में प्रवेश करना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई बताएं? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना, साहित्य परिषद की स्थापना हुई है 1954 को हुई है। साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है 1969 में हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना हुई है। ठीक है, इसके अलावा 1982 में क्या है? भारत भवन बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड इवनिंग निखिल सोलंकी जी, हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांची का प्राचीन नाम क्या है बताएं? सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकनाद, सादियाबाद, दसार्ण या मांडू? तो सांची का प्राचीन नाम क्या है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा विकास। तो सांची का जो प्राचीन नाम है कौन सा है? काकनाद। काकनाद सांची का प्राचीन नाम है। सादियाबाद जो है मांडू का प्राचीन नाम है। दसार्ण जो कहा जाता है विदिशा को कहा जाता है। ठीक है, और भेलसा भी कहते हैं इसको। इसके अलावा मांडू तो है ही, मांडू तो नया नाम ही है। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। चलिए, इसका पूरा लिस्ट भी मैं आपको रखा हूं यहाँ पे, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो ले सकते हैं। सभी नगरों के प्राचीन नाम की लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, पहले मैं इसको बता चुका हूं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, ज्यादा संभावना है आने की। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली या बांधवगढ़? 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है बताएं? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व है ये कौन सा हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी गई है। और 6 जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर थे ये आपके राष्ट्रीय उद्यान में थे, और ये क्या है? आपका अभ्यारण्य है। इसका डिटेल भी हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो देखिए, एक है आपका पन्ना, पहला कौन सा है आपका? पन्ना है। दूसरा है आपका सतपुड़ा, फिर पेंच हो जाएगा आपका, कान्हा किसली है आपका, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ये वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य आ जाएगा। कहाँ कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये तीनों जिले आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में, आते हैं रानी दुर्गावती में। ठीक है, और ये इसको ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो टाइगर रिजर्व की जो अधिसूचना जारी की गई थी ये की गई थी आपकी 2023 में। कब किया गया था? 2023 में किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और नवीन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के रूप में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है। यह देश का 54वां व प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ कहां किया गया है बताएं? तो बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भोपाल में, जबलपुर में, बैतूल में या फिर मुरैना में? तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस म्यूजियम का जो यहाँ पे स्थापना किया गया है, कहाँ पे किया गया है? बैतूल में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, जहाँ पे पुलिस म्यूजियम बना हुआ है इसको लाल थाना के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? लाल थाना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वहां पे अंग्रेजों को ही वहां पे जला दिया गया था थाने में। ठीक है, तो क्रांति का एक प्रतीक था, इसलिए इसको लाल थाना के नाम से भी जाना जाता है बैतूल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुना जिले को कौन सी नदी विभाजित करती है? बताएं। गुना जिले को कौन सी नदी विभाजित करती है? बताएं। तवा, सिंध, जामनी या तमसा? गुना जिले को कौन सी नदी विभाजित करती है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? राम हिरवा जी स्वागत है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, गुना जिले को जो नदी विभाजित करती है कौन सी नदी हो जाएगी? सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसमें। और फिर वापस ये यमुना नदी जाके मिल जाती है। निकलती कहां से है ये नदी? सिंध नदी। तो सिंध नदी निकलती है विदिशा के सिरोंज से। कहां से निकलती है? विदिशा के सिरोंज से निकलती है ये। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तिल गुड़ की गजक मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रमुख मिठाई है? बताएं। तो तिल गुड़ का जो गजक होता है ये किस जिले की प्रमुख मिठाई है? बताएं। इंदौर का है, मुरैना का है, रतलाम का है या जबलपुर का है? तो बताएं गजक किस जिले की प्रमुख मिठाई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गजक जो मिठाई है कहाँ की मिठाई है? ये मुरैना की मिठाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये है जीआई टैग में शामिल हो चुका है ना? किसमें शामिल है ये? जीआई टैग में शामिल है। बिल्कुल सही है विक्रम। और ये पूरा जीआई टैग की लिस्ट भी मैंने शायद एक दो दिन पहले भी कराया हुआ था, है ना? तो बार बार मैं उस चीज को नहीं बोलूंगा, जो नहीं थे उस क्लास में वो लोग ये लिस्ट देख सकते हैं जीआई टैग की। तो ये एक लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। तो टोटल जीआई टैग की संख्या कितनी है? 19 जीआई टैग है इसमें, जिसमें से अकेले 9 जीआई टैग 2023 में घोषित किए गए हैं। तो ये पूरा 2023 की लिस्ट है और इसके पहले वाला जो लिस्ट था पहले की लिस्ट थी ये। तो टोटल 19 जीआई टैग है। तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इस चीज को। चलिए, हाँ, फिर आते हैं, वेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? बताएं। वेनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? नर्मदा नदी के साथ, गंगा नदी के साथ, यमुना नदी के साथ या गोदावरी? तो वेनगंगा अंत में किस नदी के साथ मिलती है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं तृप्ति। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेनगंगा नदी जो मिलती है कौन सी नदी से मिलती है? तो गोदावरी नदी से मिलती है। ये दोनों के बारे में फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो गोदावरी नदी जो निकलती है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, हम सभी को पता है ये। इसे क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? वृद्ध गंगा। और वेनगंगा की अगर हम लोग बात करें तो वेनगंगा जो है ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और दूसरा फैक्ट आप सबको पता है कि वेनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है? तो वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है ये क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, और निकलती कहां है? तो ये सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। ये नदी कहां से निकलती है? सिवनी के परसवाड़ा पठार के पास से निकलती है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसी पे क्या है? इसी पे आता है संजय सरोवर बांध, है ना? संजय सागर बांध का जो निर्माण किया गया है वो भी किस पे किया गया है? आपका वेनगंगा नदी पे ही किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है वेनगंगा के बारे में पूरा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा तृप्ति अभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका,
ये वाला हो गया है तो रिपीट हो गया, सॉरी। विदर्भ क्षेत्र जो अब महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है, अतीत में किस राज्य का हिस्सा था बताएं। तो विदर्भ का जो क्षेत्र है पहले जो है, अब ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन पहले किसका हिस्सा था आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या उत्तराखंड का। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, विदर्भ क्षेत्र अब महाराष्ट्र में जरूर आता है, लेकिन पहले जो आता था ये मध्य प्रदेश में आता था। अगर आपको याद होगा तो 1947 से लेके 1956 तक का जो समय है, तो इसमें एमपी जो है 3 पार्ट में डिवाइड था। एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी और तीसरा है पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट ए में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 8 स्थानों को किसको दे दिया गया था, महाराष्ट्र को दे दिया गया था। जिसमें आपका कुछ मैं बता देता हूं, पूरा मुझे नहीं याद है अभी। जैसे अकोला हो गया है ना, बुल्ठाना है, फिर अमरावती हो गया आपका, ठीक है, अमरावती हो गया इसमें आपका, फिर चांद ऐसे कुछ इसमें है आपका, ठीक है, नागपुर भी इसी में था, यवतमाल, ठीक है, अकोला, बुल्ठाना, अमरावती, चांद, नागपुर, यवतमाल, ठीक है। और इसी तरीके से टोटल 8 क्षेत्रों को महाराष्ट्र में दे दिया गया था। पार्ट ए में चेंजेस किए गए थे इसमें, ठीक है। और पार्ट बी में ये चेंजेस किया गया था कि यहाँ पे मंदसौर के भानपुरा तहसील, ठीक है, वहां पे सुनील टेप्पा गांव को जो किया गया था आपका, ये राजस्थान को दे दिया गया था पार्ट बी में। और वहां की जो सिरोंज तहसील है उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। और पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना कि पार्ट ए के अंतर्गत ये एमपी का हिस्सा था नागपुर, जो अब कहां चला गया है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अकोला, यवतमाल, चांद, बुल्ठाना, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पे स्थित है बताएं। और ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है एग्जाम में कि राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पे आता है, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या गुना में, कहां पे आता है राज्य जनजाति संग्रहालय, बताएं जल्दी से। आप लोग क्लास को सपोर्ट नहीं करते हो, 2-4 लोग को छोड़ के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या आप लोग को, ये कुछ कमी लग रही है क्लास में, ठीक है। तो राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पे आता है, ये आ जाता है आपका भोपाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भड़ौनी जो नृत्य है इसका संबंध किस जनजाति से है बताएं। भड़ौनी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, गोंड जनजाति से, सहरिया जनजाति से, कोरकू जनजाति से या बैगा जनजाति से। तो बताएं भड़ौनी नृत्य का संबंध किससे है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, भड़ौनी नृत्य का जो संबंध है ये गोंड जनजाति से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रमुख जो नृत्य हैं उसकी लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए, है ना। और भी लिस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जैसे कर्मा बैगा का भी है और सहरिया का भी है, दोनों का है ये। फिर सैला, भड़ौनी, सुआ नृत्य, एवाल तौर ध्यान रखना गोंड जनजाति का है, पुरुष और महिला दोनों करते हैं इसको। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन कौन करते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते हैं, ठीक है, एवाल तौर। फिर सजनी, दीवानी, बिरहा, कहरवा, ये सभी जो नृत्य हैं किसके हैं, गोंड के ही हैं। कर्मा विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है, ये बैगा में भी आ जाएगा और गोंड में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जबलपुर स्थित मदन महल का किले का निर्माण किसने किया था बताएं। तो मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने किया था, राजा मदन शाह ने, राजा संग्राम शाह ने, राजा मकरंद शाह ने या राजा राजवसंती ने। तो बताएं मदन महल का निर्माण किसने कराया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर स्थित मदन महल का जो निर्माण करवाया था ना, ये राजा मदन शाह ने करवाया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कौन सी जनजाति अपनी देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं बताएं। बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, कोल जनजाति या अगरिया जनजाति। तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पहली बात आप बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये कौन सी जनजाति है जो अपने देवता को काली मुर्गे की भेंट चढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अगरिया जनजाति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये जनजाति ऐसी है जो सुअर के मांस इनका प्रिय भोजन है। सुअर का मांस क्या है, इनका प्रिय भोजन है। और ये जो है आपका लोहासुर इनके क्या है, प्रमुख देवता है। लोहासुर इनके क्या है, प्रमुख देवता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, कहां पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है ज्यादातर जनजाति पाई जाती है बघेलखंड क्षेत्र में। और बघेलखंड में भी कहा जाए तो सीधी रीवा सिंगरौली क्षेत्र में ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, अगरिया जनजाति के बारे में ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पे स्थित है, बताएं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पे आता है, उज्जैन में, भोपाल में, धार में या जबलपुर में। अच्छा, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई टॉपिक में छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है मैं लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन कुछ ना कुछ मैं रख रहा हूं उसमें, है ना। ये कभी किस दिन छूट जाते हैं तो अगले दिन मैं कराई देता हूँ उसके, तो सब टॉपिक कवर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन जो कारखाना है ये कहां पे आता है, ये ध्यान रखना, ये उज्जैन में आता है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र है ना, क्या सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पे आता है, तो ये आता है आपका इंदौर में। कहां पे आ जाएगा, इंदौर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बताइए कि पीडीएफ में कभी कभी दिक्कत जाती है, कभी मैं ग्रुप में नहीं शेयर कर पाता हूं, कभी शेयर भी कर देता हूं। तो ऐप भी हमारे पास है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो मैं इसको लॉन्च करूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं लॉन्च नहीं करूंगा ऐप को, क्योंकि अगर आप लोग से ही सारी चीजें चलनी है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। ऐप बना हुआ है, बस मैंने इसको लॉन्च नहीं किया है अभी तक। ठीक है, हाँ सर, सब स्टूडेंट एमपीपीएससी क्रैक करेंगे आपके। थैंक यू सो मच, वेरी गुड दिव्यांग, जरूर करेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताएं। कृषकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताएं। टीना है, बिनाकी है, रीना है या छेरता है। तो कौन सा नृत्य कृषकों द्वारा किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। स्थापना के क्वेश्चन, कैसे स्थापना की, थोड़ा सा डिटेल में बताइए तो अपन उसको उसके भी करेंगे। ठीक है, तो कृषकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका बिनाकी नृत्य कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, जब ये मैं 5000 क्वेश्चन के एक ई बुक लॉन्च करूंगा, है ना, तो जिसमें एग्जाम के पहले पहले करूंगा, 5 या 10 दिन पहले करूंगा 5000 क्वेश्चन की ई बुक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं से अपन ऐप को भी लॉन्च कर देंगे और वो डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और उसके बाद से जितने भी स्टडी मटेरियल हैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसके कोई चार्ज नहीं लगेगा, पूरा ऐप में रहेगा आपका फिर। ठीक है, हाँ तो करेंगे, जल्दी करेंगे उसको फिर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब कुछ आदिवासी नृत्य भी आप देख लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिल्वा नृत्य है, तो बिल्वा नृत्य किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका बैगा जनजाति से। ठीक है, फिर गेंडी नृत्य गोंड जनजाति का, रीना भी गोंड का है, छेरता मुड़िया जनजाति का, कर्मा बैगा जनजाति का, मंडला में चटकोरा एमपीपीएससी में पूछा गया है, कोरकू जनजाति का है। ठीक है, अच्छा बैंक की स्थापना, तो बैंक की स्थापना एमपी में कहां आता है। संस्थान की स्थापना अगर बोलोगे, संस्थान की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन में करा दूंगा। हालांकि कल या परसों मैंने कराया है, जैसे मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना, है ना, ये मैंने कराया है कल क्वेश्चन में, और भी करा देंगे अपन इसको, और पूरी लिस्ट भी मैंने समझाया था उसको। मटकी नृत्य जो है मालवा का है, गोचो गोंड जनजाति का है, बिनाकी भोपाल का है, टीना भी गोंड का है, गौर माड़िया जनजाति का भी कह सकते हैं, दादर बुंदेलखंड में होता है, गरवा निमाड़ क्षेत्र का है, डांडिया जो है आपका निमाड़ क्षेत्र का ही है, और सुआ भी मैकाल श्रेणी का है। तो एक बार लिस्ट भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, अच्छा जल्दी लॉन्च करें। ठीक है, तो जल्दी ही लॉन्च कर देंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है, बताएं। तो कहां पे चौपायों की संख्या सर्वाधिक है, बताएं। मालवा क्षेत्र में है, रीवा क्षेत्र में है, बुंदेलखंड में है या बघेल में है।
तो चौपाया में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चौपाया मतलब कि 4 पैर वाले जीव, है ना, 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। 4 पैर वालों की जो संख्या है सबसे अधिक कहां पे है, तो ये हो जाएगा बघेलखंड में। कहां पे है, बघेलखंड में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। जानवर सबसे अधिक 4 पैर वाले यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक छूट गया है, चलो कोई बात नहीं। इसको बताइए, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति या बैगा जनजाति। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताएं फटाफट करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, घोड़ों को जो छूना भी पाप समझती है कौन सी जनजाति है, तो ये मुड़िया जनजाति हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि घोटुल एक प्रथा है, तो घोटुल प्रथा को भी कौन सी जनजाति मानती है, तो ये मानती है मुड़िया जनजाति, जहाँ पे युवक और युवतियां एक ही आवास में रहते हैं। ठीक है, और सामाजिक परंपरा को उनको सिखाया जाता है वहां पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका, मुड़िया जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन से हैं बताएं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसके भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखे हुए हैं, और कल मैं इसको या तो राज्यपाल के या मुख्यमंत्री के एक क्वेश्चन रखूंगा, जिसमें पूरी लिस्ट भी रख दूंगा कि कौन से राज्यपाल किस किस समय पे थे। ठीक है, तो सर्वाधिक उम्र के जो राज्यपाल है कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके लालजी टंडन। लालजी जो टंडन है ये सर्वाधिक उम्र में यानी कि 84 वर्ष की आयु में ये बैठे थे राज्यपाल के पद पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रथम राज्यपाल कौन है एमपी की, तो प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है ये प्रथम राज्यपाल हैं, और सर्वाधिक उम्र के जो है लालजी टंडन है। ठीक है, एक लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नियुक्ति के समय जो सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल हैं कौन है, लालजी टंडन है। और जो सतना जिले के राज्यपाल है उनका नाम क्या है, NA वांचू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम महिला जो राज्यपाल कौन है, सरला ग्रेवाल। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब इस पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। होसन शाह का मकबरा भोपाल, नवाब हसन का मकबरा मांडू, गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी, झलकारी बाई की समाधि मंडला। तो बताएं इसमें से कौन सा सही नहीं है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, झलकारी बाई की जो समाधि है ये मंडला में नहीं आती है। ठीक है, ये ग्वालियर में आती है। और अगर इनका बात करेंगे तो यहाँ पे जो आती है गिरधारी बाई की समाधि आती है। कहाँ पे, किसकी आती है, गिरधारी बाई की, जो रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, इनकी समाधि यहाँ पे आती है, ना कि झलकारी बाई की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी है, अच्छा दो दो गलत है इसमें, सॉरी। होसन शाह का मकबरा भी कहाँ पे आता है, मांडू में आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। तो दो दो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लगभग ये क्वेश्चन ही गलत है। गौस मोहम्मद का मकबरा जो आता है ये शिवपुरी नहीं आता है, ग्वालियर आ जाता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत है वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें गलत है। अच्छा, इसमें सही पूछा है, ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, सॉरी। कौन सा युग्म इसमें सही है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो बताएं इसमें कौन सा सही है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, इसमें सही पूछा गया है। तो नवाब हसन का जो मकबरा इसमें आता है, ठीक है, 32 का डी तो नहीं होगा, झलकारी बाई नहीं हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो गौस मोहम्मद का मकबरा भी आपका शिवपुरी में कहाँ आता है, ये तो ग्वालियर के क्षेत्र में आता है ना इसमें। तो राइट आंसर फिर आपका ये तो बी होगा, बी होना चाहिए इसमें जहां तक। तो एक बार इसको और मैं चेक कर लूंगा, बी ही होगा इसमें, सी भी नहीं होगा क्योंकि ग्वालियर में आएगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला मध्य प्रदेश करंट अफेयर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अभी के कैबिनेट का है। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट में वर्तमान में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है बताएं। तो अभी बताएं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह, उदय प्रताप सिंह, चैतन्य कश्यप या जगदीश देवड़ा। तो बताएं अभी वर्तमान में कौन है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री।
तो ध्यान रखना ये जो है ये कौन हो जाएंगे, तो ये होंगे आपके प्रहलाद सिंह जो है अभी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और एक लिस्ट भी देख लीजिए इसमें कि इसमें अगर आपको ध्यान रखना है, राकेश सिंह जो है आपके लोक निर्माण विभाग से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं, करण सिंह वर्मा जो है राजस्व से हैं, उदय प्रताप सिंह जो है परिवहन स्कूल शिक्षा विभाग से हैं, ठीक है। श्रीमती संपतिया उइके जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं, तुलसीराम सिलावट जो है जल संसाधन मंत्री हैं, एदल सिंह कंसाना जो है किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री हैं, और निर्मला जो भूरिया हैं ये महिला और बाल विकास के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और जो लोग लेट आ रहे हैं देखो अपना नुकसान कर रहे हो आप लोग, है ना। जो पहली बार जुड़े हैं तो उनको तो मैं बता देता हूँ कि ये डेली 10 बजे क्लास होती है ना। 10 PM पे डेली क्लास चलती है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो 10:15 भी हो जाता है, लेकिन 10 से 10:15 के बीच में ये क्लास चलती है, ठीक है। और जो लोग जानते हुए भी लेट आ रहे हैं वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो गलती कर रहे हो भाई अपने लिए। मसानिया लोक गायन का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है बताएं? निमाड़ क्षेत्र से, मालवा से, बुंदेलखंड से या बघेलखंड से? तो मसानिया जो है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मसानिया लोक गायन का जो संबंध है कहां से हो जाएगा, ये है निमाड़ क्षेत्र से है, और ये मृत्यु गीत है जो समूहों में गाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका डिटेल अगर देखें तो संपूर्ण निमाड़ अंचल में ये होता है, मृत्यु पे किया जाता है, और इसमें क्या होता है आत्मा की अमरता के लिए ये क्या है गान किया जाता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, ए निमाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये भी कुछ लोक गायन है, ये भी आपको लिस्ट ध्यान रखना। निमाड़ में कौन कौन सा होता है, तो निमाड़ में जो होता है आपका सिंगाजी, निर्गुणिया, मसानिया, कलगी तुर्रा। मालवा में होता है भरथरी, हीड़ गायन, संजा और मोपे। बुंदेलखंड में कौन सा होता है, तो बम्बोलिया, लमटेरा, आल्हा, विरायता, फाग और देवारी। वहीं पे आपका बघेलखंड में कौन सा होता है, तो बिरहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, बांस गीत और बसदेवा। ये कहाँ पे होता है, बघेलखंड में। ये सारे लिस्ट आपको एक बार अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है पूरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोहबर लोक चित्रकला का जो संबंध है ये किससे है बताएं, बघेलखंड से, निमाड़ से, मालवा से या बुंदेलखंड से? तो कोहबर लोक चित्रकला का जो संबंध है कहां से है बताएं, फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना कोहबर का जो संबंध होता है ये बघेलखंड क्षेत्र से है, और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब किसी का विवाह होता है तो जो बुआ होती हैं या मामी होती हैं वो क्या करती हैं, एक विवाह जब संपन्न हो जाता है ना, जैसे विवाह संपन्न होता है तो वहां पे रंगीन चित्र बनाया जाता है दीवार पे, इसी को क्या कहते हैं, कोहबर। एक रस्म होती है ना, लगभग सभी हिंदू धर्म में ये होता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा लोक चित्रकला जो बघेलखंड की और कौन कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, एक तो कोहबर है, दूसरा छठी चित्र है जो बघेलखंड में होता है, फिर तिलंगा बघेलखंड में होता है, और नेवरा नमे भी होता है। ये चारों लोक चित्रकला बघेलखंड क्षेत्र के हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लामानाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो विवाह करता है, कौन सा विवाह करता है, सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह या राक्षस विवाह? तो लामानाई किसको कहा जाता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा लामानाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कौन सा विवाह करता है, सेवा विवाह करता है, और यहाँ पे वधु मूल्य चुकाता है, वो वधु मूल्य चुकाता है। मान के चलिए अगर जो पहली बात है कि लड़की का जो पिता होता है एक राशि की डिमांड करता है इसमें, अगर वो राशि लड़का पक्ष नहीं दे पाता है, उसमें सक्षम नहीं है, तो फिर लड़का क्या करता है कि लड़की के पिता के यहाँ सेवा करता है, जब तक उनके पिता खुश नहीं हो जाएंगे तब तक इन लोग का विवाह नहीं होगा। और इस तरीके से लड़का क्या कहलाएगा, लामानाई कहलाएगा, और ये विवाह कौन सा कहलाता है, सेवा विवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, होलकर वंश की राजधानी महेश्वर किसने परिवर्तित की थी? होलकर वंश की राजधानी जो महेश्वर बदली गई है वो किसने परिवर्तित की थी, आपको बताना है। अहिल्याबाई ने, मल्हार राव होलकर ने, यशवंत राव ने या तुकोजी राव ने? तो किसने होलकर वंश की राजधानी परिवर्तित की थी, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है महेश्वर को जो राजधानी बनाया था ये बनाया था अहिल्याबाई ने। किसने बनाया था, अहिल्याबाई ने बनाया हुआ था, है ना। इससे पहले जो राजधानी थी कौन सी थी, इंदौर थी। तो इंदौर पहले थी, इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई जी ने बनाया, फिर यशवंत राव होलकर ने फिर से इसको इंदौर बना दिया था,
है ना, तो ये बदलती रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका लिस्ट भी देख लीजिए। तो प्रारंभिक राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, इंदौर थी। अहिल्याबाई के समय पे महेश्वर हो गई थी, है ना। फिर यशवंतराव होलकर समय पे भानपुरा हुआ था, और 1818 के बाद इसकी राजधानी फिर से क्या हो गई थी, इंदौर हो गई थी। तो ये राजधानी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला है, गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताएं। गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जयाजी राव ने, हृदय शाह ने, माधवराव ने, या वाइजाबाई ने। तो उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उज्जैन के गोपाल मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये वाइजाबाई ने करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और एक लिस्ट भी इसमें है, आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको ध्यान रखना है, वेजा ताल जो है आपका ग्वालियर का, ये भी किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका वाइजाबाई ने, और गोपाल मंदिर भी वाइजाबाई ने ही बनवाया हुआ था। इसके अलावा मोती महल जो है जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जय विलास महल जो है जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था। जॉर्ज कैसल वन जो बनवाया था ये माधवराव सिंधिया प्रथम ने बनवाया था, है ना, जॉर्ज किंग के स्वागत में, है ना। ये भी पूरा लिस्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था बताएं, पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था बताएं, 1931 में, 33 में, 35 में, 40 में। तो पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या है। और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहें और किस टॉपिक की आप लोग ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, लगभग सभी टॉपिक में रख रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन किस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1931 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग। ये हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था, ठीक है। खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह और देवनारायण सिंह तिवारी ने क्या किया था, हेकेस्ट जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दिया था इन्होंने। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब मेल हत्याकांड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम कहां पे स्थित है बताएं, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम कहां पे आता है बताएं, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ठीक है। तो एमपी पॉलिटी तो राज्यपाल वाला मैंने जो कराया वो पॉलिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। इकोनॉमिक्स के जो मैंने कराए हैं आप लोग को इसमें, जैसे 1 जुलाई के उत्पाद, ये भी इकोनॉमिक्स में आ जाता है। लेकिन और भी क्वेश्चन मैं जोड़ दूंगा, जैसे कल मैंने लहसुन पार्क वाला करवाया था इसमें, है ना। और बजट से भी क्वेश्चन में कर लूंगा, योजना के भी क्वेश्चन रख दूंगा, तो इनके भी मैं जोड़ दूंगा धीरे धीरे करके क्वेश्चन, है ना। टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन इसमें। तो सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये आ जाएगा आपका ग्वालियर में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये कुछ प्रमुख स्टेडियम की लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्वालियर में आता है कौन कौन से, तो ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम में आ जाएगा, ठीक है। रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम आता है। जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, अशोक पटेल और रानी ताल स्टेडियम जबलपुर के हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर इंदौर का ऊषा राजा स्टेडियम जो आता है, यह होलकर स्टेडियम। अभय प्रसाद खेल प्रसाद, ये भी कहाँ पे आता है, इंदौर में ही आ जाता है, ठीक है। फिर इंदौर में ही नेहरू स्टेडियम भी आता है, तो ये भी आपको तीनों ध्यान रखना है इस पे। जबलपुर में जो आता है आपका मैंने बता ही दिया है। और भोपाल में कौन कौन से आता है, तो टीटी नगर, ऐशबाग स्टेडियम और बाब ए अली, तो ये भी आपका यहीं पे आता है ना। तो ये प्रमुख स्टेडियम है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल ये लिखा हुआ है जबलपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो आज का था इसमें। अब मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा पीडीएफ वगैरह के लिए, ठीक है। आज मैंने कुछ बुक वाला पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था आप लोग को, है ना। इसका पीडीएफ भी धीरे धीरे करके मैं सेंड कर दूंगा।
एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाला रहता है लैपटॉप में, है ना, और लैपटॉप में रहता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत जाती है शेयर करने में। मोबाइल वाले तो पूरा मैं कर देता हूँ, तो इसको भी मैं कर दूंगा। और क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना, 10 बजे डेली आपका 5000 MCQ की क्लास चलती है। इसके अलावा 2 क्लास और चलती है जो आपका एक 2 बजे चलती है, जिसमें हम लोग MPG के परीक्षा धाम बुक से पूरा कवर कर रहे हैं। जो चीज परीक्षा धाम में नहीं दी गई है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और 5 बजे जो है आपका ये यूनिट 9 की क्लास होती है। और कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हम लोग MCQ वाली क्लास इसमें करेंगे यूनिट 9 का, क्योंकि चैप्टर हम लोग कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वाला जो है आपका थ्योरी कर चुके हैं, उसका हम लोग कल करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी करके कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।